जून 1944 में जब अलाइड फोर्सेस ने नॉर्मंडी में लैंडिंग की थी तो वहां उनको पूरी तरह विजय हासिल हुई थी और वहां पे जर्मनी की हार हुई थी। दूसरी तरफ उसी महीने में 21 और 22 जून को जब ऑपरेशन बाग्रासियो लॉन्च हुआ, एक बड़ा अटैक लॉन्च किया सोवियत रेड आर्मी की फोर्सेस ने, तो वहां पे भी जर्मनी की हार हुई थी और उनकी जो आर्मी ग्रुप सेंटर है वो पूरी तरह नष्ट हो गया था। यहां पे भी जर्मनी की हार हुई थी। तो एक के बाद एक अब वर्ल्ड वॉर 2 इस सिचुएशन में आ चुका था कि लगातार जर्मनी लोग हार रहे थे। बट अभी भी एक ऐसी लड़ाई थी जो एक बड़ा एलाइड मेजर ऑपरेशन था और उस लड़ाई में जर्मनी ने एलाइड फोर्सेस को हरा दिया। तो इस एपिसोड में जो मेरी इस पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज का एपिसोड 64 है, इसमें हम बात करेंगे कि ऑपरेशन मार्केट गार्डन कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि उनको लॉन्च करना है, क्या हुआ इस ऑपरेशन के दौरान और क्यों ये फेल हुआ। कहानी शुरू होती है 6 जून साल 1944 से। ये वो तारीख थी जब एलाइड फोर्सेस ने नॉर्मंडी के बीचेस पे लैंड किए और वो पूरी तरह विजय हुए यहाँ पे। तो लैंडिंग से उनकी सक्सेसफुल हो गई थी, बट उसके बाद नॉर्मंडी में आगे बढ़ने में उनको बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी ऐसी थी कि तेज एडवांस को सपोर्ट नहीं कर रही थी वहां की ज्योग्राफी। तो एक बार जब उन्होंने नॉर्मंडी को क्रॉस कर लिया तो उसके बाद फिर स्पीड पकड़ी यहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस ने, ब्रिटिश फोर्सेस ने। यहाँ से पैटर्न अपनी 3rd आर्मी को लेके, ओमार ब्रैडली अपनी 12th आर्मी को लेके बहुत तेजी से वेस्टर्न फ्रांस को पूरा कैप्चर करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके बाद उन्होंने ऑब्वियसली पेरिस पे भी कब्जा किया। बट जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे थे अलाइड फोर्सेस, तो ऐसा लग रहा था कि उसी साल 1944 के क्रिसमस तक ये जर्मनी को हरा देंगे। जो ये पूरे जो अलाइड फोर्सेस थी वेस्टर्न फ्रांस में, इनका जो कमांडर था उसका नाम था ड्वाइट डी आइजनहावर, जिसका निकनेम आइक था। आइक ये चाहता था कि एक बहुत लंबे चौड़े फ्रंट से हम फ्रांस के अंदर चलते जाएं आगे और जर्मन फोर्सेस को पीछे हटाते जाएं और फाइनली जब हम जर्मनी पे अटैक करने जाएं, जर्मनी को इन्वेड करें, तो बहुत सारी जगहों से जर्मनी के अंदर घुसें। ये उसका मानना था। बट उसके साथ जो उसका एक जूनियर था बर्नार्ड शॉ मॉन्टगोमरी, ये एक ब्रिटिश जनरल था, ये कह रहा था कि ऐसा करना सही नहीं होगा क्योंकि आप जब इतना बड़ा फ्रंट लेके चलते हो, इतनी लंबी लाइन, फ्रंट लाइन होती है, तो उनको सप्लाई करने में तकलीफ होती है। और ये एक्चुअली होने लग गया था। ये तो मॉन्टगोमरी ने बाद में बोला, बट उसके पहले भी उनको दिखने लग गया था कि जो उन्होंने इतना तेजी से आगे बढ़े हैं नॉर्मंडी के बाद, उतनी बड़ी फ्रंट लाइन को सपोर्ट करने के लिए उनके रॉ मटेरियल कम पड़ रहे थे। तो मॉन्टगोमरी ने कहा कि उसने एक आइडिया लगाया कि हमको जर्मनी के अंदर एंटर तो करना है, बट इतना लंबा फ्रंट लेके हम चलेंगे तो मुश्किल होगा। तो क्यों ना अपनी फोर्सेस को एकदम पैना करें, कॉन्सेंट्रेट करें और एक जगह से जर्मनी के अंदर एंट्री करें। इसके लिए जरूरी नहीं कि हमको फ्रांस ही एंट्री करनी है। मॉन्टगोमरी ने कहा कि अपने पैराट्रूपर्स को राइन नदी के क्रॉस लैंड करवा देंगे और वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं नदी के पास, उन सारे ब्रिजेस को हमारे ट्रूप्स कैप्चर कर लेंगे। फिर हमारी जो आर्मी है वो आर्मी वहां पे आ जाएगी, उन ट्रूप्स को रिलीव कर देगी और वहां से हम फिर सीधा जर्मनी के अंदर एंट्री कर सकते हैं। ये प्लान था मॉन्टगोमरी का। अब जब आइजनहावर ने प्लान देखा तो उसको लगा कि हाँ, इससे हमारी दो चीजें सॉल्व हो रही हैं। एक तो ये कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल की सप्लाई की जो प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज को ये सॉल्व कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमको कम फोर्सेस को एक बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड अटैक करना है। दूसरी बात ये भी थी कि आइजनहावर को अमेरिका से उसका जो सीनियर था उससे प्रेशर आ रहा था कि देखो हमारी जो एयरबॉर्न जो इन्फेंट्री है, जो पैराट्रूपर्स हैं, वो काफी अब ट्रेंड हैं, अच्छे हैं, उनको हमको यूज करना चाहिए यूरोप की लड़ाई में। तो उसने कहा कि ठीक है, इस ऑपरेशन को उसने हरी झंडी दिखा दी कि चलो करते हैं इसको, और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन मार्केट गार्डन। ऑपरेशन मार्केट गार्डन का, जैसे मैंने पहले बताया, उनका जो ऑब्जेक्टिव था, एक बार रिपीट कर दूं मैं, कि जो एयरबॉर्न इन्फेंट्री है, जो पैराट्रूपर जो हवा से आके लैंड करते हैं, वो नेदरलैंड्स में कुछ स्ट्रेटेजिक जगह पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजेस थे, कुछ पुल थे, वहां पे वो लैंड करेंगे। उन पुलों के पास लैंड करने के बाद पुल को सिक्योर कर लेंगे, मतलब वहां से जितने भी दुश्मन की फोर्सेज हैं, जर्मनी की फोर्सेज हैं, उनको वहां पे हरा देंगे। हराने के बाद वो लोग वहीं पे रुकेंगे और फिर नीचे से ब्रिटिश एक लैंड आर्मी है जो 30th कोर थी, एक बड़ी सी आर्मी है, वो वहां पे आएगी और वहां पे आके उनको रिलीव करेगी। मतलब वहां पे जो पैराट्रूपर्स हैं उनसे आके वो चार्ज ले लेंगे और फिर यहां से वो लोग अब आगे जाएंगे। कभी भी जब पैराट्रूपर्स को आप लैंड करवाते हो तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उनको वहां लैंड करके कुछ इंपॉर्टेंट जगहों को कैप्चर करना होता है, उनको आगे नहीं बढ़ना होता, क्योंकि इतनी छोटी फोर्स होती है, आप कितने लोगों को एक बार लैंड करवा सकते हो। तो जो आपकी एयरबॉर्न इन्फेंट्री होती है वो बहुत बड़ी फोर्स नहीं होती है, तो इसलिए उनका बस यही पर्पस होता है कि बस स्ट्रेटेजिक पॉइंट को उनको पकड़ के रखना है। एग्जैक्टली यही चीज नाजी जर्मनी ने भी की थी 1940 में, जब उन्होंने नॉर्वे पे अटैक किया था, कहीं कहीं पे लैंड करवा के इंपॉर्टेंट पोजीशंस को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो ये जो लैंडिंग्स हुई नेदरलैंड्स में, अमेरिकन और ब्रिटिश ट्रूप्स जो वहां पे लैंड किए, ये उस समय तक के पूरे मानव के इतिहास की सबसे बड़ी लैंडिंग थी। इतने सारे फौजी यहाँ पे हवा से नीचे पैराशूट करके लैंड हुए थे। ऑपरेशन मार्केट गार्डन में जो एयरबॉर्न इन्फेंट्री थी, उनका जो अटैक होने वाला था, उसके 3 मेन हिस्से थे। जो सबसे पहला हिस्सा था और जो नेदरलैंड्स के सबसे निचले हिस्से में था,
उस हिस्से का कमांड दिया गया था, उसका चार्ज दिया गया था अमेरिका की 101 एयरबॉर्न इन्फेंट्री को। अब ये जो 101 एयरबॉर्न इन्फेंट्री है, इसके बारे में एक बहुत फेमस टीवी शो भी बना है, तो अगर उसका नाम पता है आपको तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो 101 एयरबॉर्न इन्फेंट्री का ऑब्जेक्टिव था कि सन और वीगल नाम की 2 जगह थी, वहां पे जो ब्रिजेस थे उनको कैप्चर करना था। अब इसी से थोड़ा सा ऊपर और किसको, तो अमेरिका की ही 82nd एयरबॉर्न इन्फेंट्री थी। इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इनको ग्रेव और नाइमेगन नाम की 2 जगह थी, वहां पे जो ब्रिजेस थे उनको कैप्चर करना था। इससे और ऊपर मूव करो तो आता है ब्रिटिश की 1st एयरबॉर्न इन्फेंट्री। इनका ऑब्जेक्टिव था कि आर्नहेम में जो ब्रिज है उसको उनको सिक्योर करना है। तो ये तो 3 हिस्से हो गए एयरबॉर्न इन्फेंट्री के, उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स थे। इस प्लान का चौथा हिस्सा था ब्रिटिश 30th कोर। ये एक लैंड बेस्ड आर्मी थी, इसमें कुछ टैंक्स थे। इनको नीचे से मूव करते हुए जाके ये जो जितने भी एयरबॉर्न ट्रूप्स जो थे उन्होंने जो ब्रिजेस कैप्चर किए थे उनके पास इनको जाना था, उनसे लिंकअप करना था। और फाइनली जब वो लिंकअप पूरा हो जाएगा तो फिर इनको जाके राइन रिवर को क्रॉस करके जर्मनी के अंदर एंटर करना था। तो ये ऑपरेशन मार्केट गार्डन जो पूरा ये प्लान था, काफी बोल्ड, काफी हिम्मती प्लान था, बट इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि सब कुछ सही सही होना चाहिए। और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो जर्मनी पे तुरंत अलाइड ट्रूप्स अटैक कर सकते हैं। दूसरी तरफ बात की जाए जर्मनी की, तो जर्मनी की जैसे मैंने बताया कि हालत इस समय बहुत खराब हो चुकी थी। वो ईस्टर्न फ्रंट पे लगातार हार रहे थे, उनका आर्मी ग्रुप सेंटर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और वो रिट्रीट कर रहे थे। यहां से भी नॉर्मंडी के कैंपेन के बाद जब अलाइड ट्रूप्स ने अपना ब्रेकआउट किया, वो आगे निकलना शुरू हुए, तो लगातार जर्मनी के ट्रूप्स पीछे हट रहे थे और उनके पास अब फ्यूल नहीं था, एमिनिशन नहीं था, तो दिख रहा था कि अब वो हारने ही वाले हैं। बट अब ऐसा हो गया था कि हिटलर अब क्या कर रहा था, वो इस जो यहां पूरा कैंपेन हो रहा था अलाइड फोर्सेस का वेस्टर्न फ्रंट पे, इसमें बहुत वो इंटरेस्ट ले रहा था कि उसको था कि नॉर्दर्न फ्रांस से जो आ चुके हैं अंदर ट्रूप्स, उनको जर्मनी पे अटैक नहीं करने दूंगा। तो उसने अपना एक बहुत ही उसका भरोसेमंद जनरल था, उसका नाम था रूनस्टेड, उसको उसने बुलाया रिटायरमेंट से और बोला कि जाके तू इस एरिया का कमान संभाल। और दूसरा उसका एक बहुत पसंदीदा जनरल था फील्ड मार्शल मोडल, उसको भी उसने रूनस्टेड के साथ काम करने के लिए यहाँ पे लगा कर रखा था। और इन्होंने मिलके थोड़ा सा जो कोहिजन है जर्मन आर्मी का, जो उनके आपस में जो तालमेल है, उसको थोड़ा सा उन्होंने इंप्रूव किया। इस वजह से अब यहाँ पे जर्मन फोर्सेस जो इतनी वीक थी, अब वो उतनी वीक रही नहीं। और जो अलाइड कमांडर्स थे, आइक और फिर आपका मोंटगोमरी जो हो गया, इन्होंने सोच के रखा था कि अब क्योंकि लगातार फ्रांस से पीछे हटे हैं जर्मन, तो यहाँ पे भी ये लोग ज्यादा डिफेंड नहीं कर पाएंगे। बट ये उनकी गलती थी। ये जो 2 जनरल आए थे, इन्होंने थोड़ा सा बेहतर कर दिया था सिचुएशन को। तो 17 सितंबर साल 1944 को ये ऑपरेशन मार्केट गार्डन लॉन्च हो गया और जितनी भी एलाइड प्लान्ड लैंडिंग्स थी, जो पैराट्रूपर्स लैंड करने वाले थे, उन्होंने लैंडिंग करना शुरू किया। तो पहले बात करते हैं 101 एयरबॉर्न इन्फेंट्री। उनकी जो साइट थी जहां पे उनको लैंड करना था, वो बराबर एक्यूरेटली वहीं पे लैंड किए। और ऐसा कहते हैं कि पूरे 101 की पूरे इतिहास में ये सबसे ज्यादा सफलतापूर्वक लैंडिंग थी। बिल्कुल सही जगह पे लोग लैंड किए और जाके फिर उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का प्रोसेस शुरू किया। तो वीगल में जो ब्रिज था उसको तो उन्होंने कैप्चर कर लिया, बट सन में जो ब्रिज था उसको जर्मन्स ने उड़ा दिया। बट वो क्योंकि छोटी जगह थी तो उस ब्रिज को उन्होंने उड़ा भी दिया था, तो उसको पता था उन लोगों को, अमेरिकन को, कि वहां पे एक दूसरा ब्रिज बना लेंगे। तो 101 का जो ऑब्जेक्टिव था वो तो भाई कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसके ऊपर 82nd एयरबॉर्न डिवीजन, वो भी लैंड किया अपनी जगह पे और उन्होंने ग्रेव में जो ब्रिज था उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। बट इसके ऊपर नाइमेगन में जो ब्रिज था वो काफी बड़ा था साइज में, और इस पे यहाँ पे जर्मन रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग था, तो इस ब्रिज को वो लोग कैप्चर नहीं कर पाए। इसके और ऊपर चले तो ब्रिटिश 1st एयरबॉर्न इन्फेंट्री जो थी, वो लोग जब लैंड किए तो उन्होंने ऐसा किया था कि जहां पे वो लोग लैंड करेंगे वहां से 8 मील दूर था उनका ऑब्जेक्टिव, आर्नहेम का ब्रिज। तो वहां पे कुछ उन्होंने अपने ट्रूप्स को लैंड किया, तो कुछ ट्रूप्स तो यहाँ रुक गए इस लैंडिंग जोन को सिक्योर करने के लिए, और कुछ ट्रूप्स फिर आगे बढ़े आर्नहेम ब्रिज को अटैक करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए। तो पहले उनकी जो फोर्सेस थी वो थोड़ी छोटी हो गई थी, और जब वहां पे पहुंचे वो लोग आर्नहेम ब्रिज के पास, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत तगड़ा जर्मन रेजिस्टेंस है, तो वो लोग भी इस ऑब्जेक्टिव को सिक्योर नहीं कर पाए। ये तो 3 बात हो गई एयरबॉर्न डिविजन्स की, उनकी कैसे उनको सक्सेस मिली, कैसे उनको फेलियर मिला। बट जो 30th कोर था, जो लैंड से चल रहा था, उनका था ऑब्जेक्टिव कि पहले दिन में आपको 15 मील डिस्टेंस कवर कर लेना है, बट वो सिर्फ 7 मील डिस्टेंस कवर कर पाए, क्योंकि यहां पे भी जर्मन रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग था। और इन सब चीजों को एलाइड कमांडर ने सोचा नहीं था कि इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगा, तो सिर्फ आधा ही डिस्टेंस को कवर कर पाए। तो इस प्रकार पहला दिन जो था 17 सितंबर, वो बहुत सफलतापूर्वक पूरी तरह इस कैंपेन के लिए निकला नहीं। सिर्फ 101 एयरबॉर्न इन्फेंट्री को आप कह सकते हैं कि अच्छी सक्सेस मिली। इसके अगले दिन यानी 18 सितंबर 1944 को मौसम खराब हो गया और जो लैंडिंग्स और होने वाली थी ट्रूप्स की, वो डिले हो गई। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप बहुत सारे अपने एयरबॉर्न ट्रूप्स को लैंड करवा रहे हो तो किसी
किसी ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करने के लिए, और वहां पे आपने सोचा होता कि यहाँ पे 10,000 ट्रूप्स को लैंड करवाऊंगा, आपने पहले दिन 5,000 करवा दिए, अब नेक्स्ट दिन आपका मौसम खराब हो गया, तो अब 5,000 को ही आगे मैनेज करना है। तो ऑलरेडी आपकी जो ताकत है वो 50% हो चुकी है। अगले दिन मौसम खराब हुआ और जो लैंडिंग होने वाली थी वो नहीं हुई, फिर उसके बहुत डील हो गया उनको। तो इस वजह से भी जो फर्स्ट एयरबोर्न इन्फेंट्री थी जिसके पास आर्नहेम ब्रिज को उनको कैप्चर करने का उनका ऑब्जेक्टिव था, वो लोग कैप्चर नहीं कर पाए। इस कैंपेन के तीसरे दिन यानी 19 सितंबर को जो दो मेन बड़े बड़े ब्रिज थे, एक नाइमेगन और आर्नहेम, इन दोनों ब्रिजेस को एलाइड फोर्सेस कैप्चर नहीं कर पाई थी, और इन ब्रिजेस को कैप्चर करना जरूरी था। और जो फील्ड मार्शल मॉडल का जो प्लान था वो अच्छे से काम कर रहा था। इसके अगले दिन यानी चौथे दिन भी आर्नहेम ब्रिज पे बहुत तगड़ी फाइटिंग हुई, बट जर्मन लोगों ने अपनी पोजीशंस नहीं छोड़ी। अब 20 सितंबर आ चुका है, तो एलाइड ट्रूप्स यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, कहाँ, नाइमेगन के ब्रिज के पास, और उन्होंने कहा कि अब तो हमको इसको कैप्चर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने नहीं किया नाइमेगन को कैप्चर तो हम ऊपर नहीं जा पाएंगे, और सारा जो हमने अभी तक जो 30th कोर ऊपर तक आ चुका है वो आगे क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो दिन के समय ब्रॉड डे लाइट में एलाइड फोर्सेस ने जो नाइमेगन का ब्रिज था उसको क्रॉस करने के लिए उन्होंने छोटी छोटी नाव ली और ब्रिजेस के नीचे से आके उन्होंने क्रॉस किया। बहुत ही डेयरिंग अटैक था ये, बट इसमें उनको सक्सेस मिली और नाइमेगन ब्रिज को उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब जब इस इंपॉर्टेंट ब्रिज को कैप्चर कर लिया एलाइड फोर्सेस ने, तो उन्होंने कहा कि अब हम यहां से अपने टैंक्स मूव करवाएंगे और उसको जाके जो आर्नहेम का जो ब्रिज है वहां पे जाके जो हमारे फंसे हुए हैं ब्रिटिश ट्रूप्स उनकी हेल्प करेंगे। तो जब यहाँ पे टैंक्स चलने शुरू हुए तो अगले दिन 21 सितंबर को दोपहर के टाइम उनको एक बहुत ही शॉक करने वाली न्यूज मिली। न्यूज उनको ये मिली कि भाई जो आर्नहेम ब्रिज के पास जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे उनके पास एम्यूनिशन खत्म हो चुका है, गोला बारूद हथियार खत्म हो चुके हैं, अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है। जैसे उनको ये न्यूज मिली तो ये लोगों का तो मोरल डाउन हो गया कि अब यार ये तो अब हमारा जो जर्मनी के अंदर घुसने का जो प्लान था वो तो फेल हो जाएगा। जैसे उन्होंने सरेंडर अनाउंस किया तुरंत जर्मन आर्मी जो थी उनको और बूस्ट मिला और उन्होंने नीचे से आके इनकी सप्लाई लाइंस को कट कर दिया। तो आगे के कुछ दिनों तक जो इनकी फ्रंट लाइंस थी, एलाइड और जर्मन फ्रंट लाइंस, वो लगातार मूव कर रही थी, कभी एलाइड आगे कभी जर्मन आगे, ऐसे आगे पीछे हो रहा था। बट फाइनली जो इस पूरे मिशन का जो मेन ऑफिसर था यहाँ पे एलाइड फोर्सेस का, ड्वाइट डी आइजनहावर आइक, उसने बोल दिया कि अब कुछ फायदा नहीं है, छोड़ दो। उसने अबैंडन करने का प्लान किया कि मार्केट गार्डन फेल हो चुका है। इस पूरे एलाइड ऑपरेशन में लगभग 18,000 एलाइड कैजुअलिटीज हुई, जिसमें से कुछ लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोगों ने सरेंडर कर दिया था। और दूसरी तरफ जर्मन्स की लगभग 13,000 कैजुअलिटीज हुई, कुछ लोग इंजर्ड थे और कुछ लोग मारे गए थे। इस मिशन के फेलियर के बाद बहुत हिस्टोरियंस ने, बहुत मिलिट्री के एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने इसको एनालाइज किया कि क्यों ये फेल हुआ। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो बाहर निकल के आते हैं। पहली चीज, एलाइड ओवर कॉन्फिडेंस। उन लोगों को लग रहा था कि क्योंकि उन्होंने नॉर्मंडी के बाद इतना तेज मूव किया है फ्रांस में, तो अब जर्मन्स लगातार रिट्रीट कर रहे हैं, तो यहां पे भी वो लोग रिट्रीट करेंगे, कोई खास रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाएंगे। और ऐसा नहीं हुआ, रेजिस्टेंस बहुत अच्छा था यहाँ पे जर्मन्स का, क्योंकि रुनस्टेड और मॉडल ने मिलकर अपने ट्रूप्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया था। और साथ ही साथ जर्मन्स का इस बार किस्मत ने भी उनका साथ दिया। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हुई एलाइड साइड की तरफ से। दूसरा, जब एलाइड ट्रूप्स यहाँ पे लैंड किए थे तो पैराट्रूपर्स के पास बहुत सारा इक्विपमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो हवा से लैंड कर रहे हैं पैराशूट के साथ, तो वो बहुत सारा सामान लेके ट्रैवल नहीं कर सकते। उनका ये काम होता है कि आपको कहीं जाना है, लैंड करना है, किसी ब्रिज को, किसी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करना है, फिर उनको उस जगह को होल्ड करना है, ताकि उनका जो सप्लाई आ रही है पीछे से, जो इन्फेंट्री यूनिट्स हैं या पैंजर डिविजन हैं, टैंक डिविजन हैं, वो आके उनको रिलीव करें, उनकी हेल्प करें। बट अगर जो आपका पीछे से जो लैंड का जो आर्मी आ रही है वही आपको आके नहीं हेल्प कर पा रही है, तो वहां पे जो ट्रूप्स हैं वो फंस जाएंगे, वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनके पास अब सामान बचा ही नहीं है। और एग्जैक्टली यही किसके साथ हुआ, फर्स्ट एयरबोर्न इन्फेंट्री के साथ, जो ब्रिटिश लोग थे, इसलिए उनको सरेंडर करना पड़ा। तीसरी जो बड़ी गलती हुई इस पूरे कैंपेन में वो ये थी कि एलाइड कमांडर्स ने बहुत ही परफेक्शन से इस मिशन को प्लान किया था, और उन्होंने सोचा था कि जैसा उन्होंने प्लान किया बिल्कुल वैसा वैसा ही होगा, बराबर 30th कोर आके रिलीव कर लेगी एयरबोर्न डिविजन्स को, और अपने टाइम पे हर जगह को, हर ऑब्जेक्टिव को लोग अचीव करते जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार ये पूरा जो कैंपेन था फेल हुआ। हालांकि उसके बाद एलाइड फोर्सेस ने फ्रांस में ही आगे जीत हासिल की थी, बट ऑपरेशन मार्केट गार्डन एक ऐसा डिजास्टर था एलाइड मिलिट्री हिस्ट्री में, जब वो जीत रहे थे जर्मनी से, फिर भी इस जगह पे जर्मन्स ने उनको हरा दिया। इस पूरी सीरीज का, वर्ल्ड वॉर 2 की जो मेरी सीरीज है, उसका जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको हिस्ट्री में जनरली इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल जिज्ञासम को सब्सक्राइब जरूर करें।